Today in this video we will learn some properties of determinants. Why properties of determinants? Just in previous video we have seen that. Just take one example. If we have to expand any matrix, any determinant of fourth order, मान लीजिए यहाँ रेंडमली कुछ भी एलिमेंट लिख दिए 5, 3, 2, 7, 1, 3, 5, 2, 9, 11, ये फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। जस्ट मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इफ वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, व्हाट बेनिफिट वी विल गेट। अगर ये चार ऑर्डर के डिटरमिनेंट को विदाउट यूज ऑफ प्रॉपर्टीज भी हम इवैल्यूएट करना चाहें तो वो तो कर ही सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसको किसी रो किसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। फॉर इंस्टेंस if we expand the determinant along first row, तो first element will be 2 and with 2 there will be a determinant of third order। आप समझ सकते हैं ये और ये डिलीट होगा और ये all the 9 elements ये आएगा। सिमिलरली 3 के साथ साइन इसका माइनस होगा, ये प्लस माइनस अगेन ये प्लस, देयरफॉर ये फाइनली माइनस वही रह जाएगा, प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस। बाकी हर एक के साथ थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा। आप समझ सकते हैं कि एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो अगेन एक को इवैल्यूएट करने के लिए आप किसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो फिर 3 एलिमेंट्स आएगा, इसके साथ फिर 2/2। तो ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर का 4 डिटरमिनेंट हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उन चारों को फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो में से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड देन सिंपलीफाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे। बट ये कितना कम्बरसम होगा, कितना जटिल होगा, उलझा हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। अगर ऑर्डर को हम 5/5 करें, 6/6 करें तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। होने का तो होगा ही, जहां तक पढ़े वहां तक में। तो देयरफॉर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज अगर हमारा क्लियर रहता है तो इसे हम थोड़ा शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रॉपर्टी, बहुत सावधानी से हर एक प्रॉपर्टीज को दिमाग में जगह देंगे, बहुत यूजफुल सारा प्रॉपर्टीज है। तो पहला देखिए, लैंग्वेज में हम लिखने में थोड़ा समय खराब होगा तो लैंग्वेज का यूज हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझाते हैं ये है क्या। लैंग्वेज हम ऐसे ही वर्बली बोल देंगे। इन लैंग्वेज दिस प्रॉपर्टी कैन बी स्टेटेड एज इफ ऑल द रोज ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर चेंज्ड टू corresponding columns or all the columns of any determinants are changed into corresponding rows, तो then the value of new determinant will be unchanged। यानी किसी डिटरमिनेंट में सारे रो को corresponding कॉलम में चेंज कर दे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे। तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका वैल्यू और पहले वाले डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा करता है। इसको मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं, लेट डेल इक्वल्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एंड एक डिटरमिनेंट डेल डैश लिखते हैं। डेल डैश कैसे लिखते हैं? तो सारे रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें या सारे कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर दें। एक्चुअली कोई ये काम करेंगे तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रो को हम लिख रहे हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम पढ़ रहे हैं रो वाइज, लिख रहे हैं कॉलम वाइज। जैसे कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोजिशन का काम नहीं किए थे, जस्ट वही काम कर रहे हैं। तो सेकेंड रो a2 b2 c2 इसे सेकेंड कॉलम कर दिया, थर्ड रोज a3 b3 c3। क्लियर है? इसमें हम लोग जो ऑपरेशन लिखते हैं सिंबॉलिकली, एक्चुअली हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, डेल डैश हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग क्या क्या ऑपरेट किए हैं, तो R1 चेंजेस टू C1, दिस इंप्लाई R1 गोज टू C1 या R1 चेंजेस टू C1 या R1 ट्रांसफॉर्ड इनटू C1, व्हाटएवर जो भी आप इसे पढ़ें। R1 चेंजेस टू C1, R2 चेंजेस टू C2 एंड R3 चेंजेस टू C3। डेल डैश को हमने कैसे प्राप्त किया? ये ऑपरेशन ऑपरेट करके। किस पर? तो ऑन डेल, डेल पर हमने ये ऑपरेशन लगाया, डेल डैश प्राप्त किया।
तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर डेल ऐसा है, डेल डैश ऐसा है, तो देन डेल डैश विल बी इक्वल टू डेल। आप समझ सकते हैं, शुरू से समझ रहे हैं कि डिटरमिनेंट में किसी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, वैल्यू सेम रहता है, किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न देखते हुए आप समझ सकते हैं, अगर हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो बाहर में A1 B1 C1 आएगा, सबके साथ सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा। तो अगर इसे हम A1 B1 C1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो सुविधा के लिए इसे हम फर्स्ट कॉलम से करें, सो दैट कि A1 B1 C1 बाहर में जैसे यहां आ रहा है ना वैसे यहां भी आ जाए, तो हमें ज्यादा एक एक टर्म को नहीं मिलाना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसका प्रूफ हम देख भी नहीं रहे हैं। इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, इसे फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इमीडिएट 2 सेंटेंस में आ जाएगा, इसका वैल्यू उसका वैल्यू। क्लियर है? प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे आप इंडिविजुअली मुझसे। प्रॉपर्टी सेकेंड, इसमें देखिए हम लोग क्या कहते हैं, लेट डेल बी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहां पर एक बात जो मैंने कहा था कि अगर रो को कॉलम में बदलेंगे तो कॉलम अपने आप रो हो जाएगा। समझ सकते हैं बात को? हमने तो रो को कॉलम में चेंज किया है, बट ये फर्स्ट कॉलम देखिए उसमें फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो गया। हम चाहें तो यहां पर यही लिख सकते थे, C1 चेंजेस टू R1 रिवर्स करके, C2 चेंजेस टू R2, C3 चेंजेस टू C2 चेंजेस टू R2, C3 चेंजेस टू R3। डेल ये है और डेल डैश क्या है, इस पर ध्यान देंगे। इस पर ये प्रॉपर्टी कहता है कि आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर म्यूचुअली ट्रांसफर कर ले, चेंज कर ले, इंटरचेंज कर ले उसको, इफ एनी ऑफ द टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ नीड डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। यानी इसमें कोई सा दो रो को इंटरचेंज करें। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही क्लियर है कि जो ऑपरेशन रो के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा, जो कि उसी रो को हम इंटरचेंज कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से, तो ये कॉलम में ऑपरेशन हो जाएगा। तो किसी दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, यानी अगर फर्स्ट सेकेंड को इंटरचेंज कर लें या फर्स्ट थर्ड को कर लें या सेकेंड थर्ड को कर लें, या यही काम कॉलम में कर सकते हैं, किसी दो को इंटरचेंज कर लें। तो मान लीजिए हम इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करते हैं, तो ये A2 B2 C2 A3 B3 C3, सॉरी यहां पर फर्स्ट रो ना, A1 B1 C1, और थर्ड रो तो जैसे था वैसे ही A3 B3 C3। तो कहता है देन डेल डैश विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल, यानी किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले वाले का नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन आप समझ सकते हैं, इसे अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो A1 के साथ जो आएगा B2 C2 B3 C3, वही अगर हम इसको सेकेंड रो से एक्सपेंड करेंगे तो A1 के साथ क्या आएगा, वही B2 C2 B3 C3। फिर यहां माइनस B1 के साथ जो आएगा A2 C2 A3 C3, वैसे यहां भी इसको करेंगे तो A2 C2 A3 C3। क्लियर है ना? फर्क क्या पड़ेगा आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेशन हमने किया है इसे अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन प्लस माइनस प्लस होगा, और इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए जो कंफर्टेबल वे में हो जाए प्रूफ हमारा, ऐसे तो आपको पता है किसी रो किसी कॉलम से फैला सकते हैं, एक एक टर्म देखेंगे, ये इसका नेगेटिव उसमें फिर इसका नेगेटिव उसमें, वैसे नहीं करके हम ज्वाइंट वेंचर में इकट्ठे देखें, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे और इसे हम सेकेंड रो से एक्सपेंड कर देंगे, तो बाहर का साइन ही क्या होगा, ये A1 होगा, ये माइनस A1 होगा, ये माइनस B1 होगा, ये प्लस B1 होगा, ये प्लस C1 होगा, ये माइनस C1 होगा, और अंदर में देख रहे हैं सेम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा। तो ओवरऑल इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसके वेरिफिकेशन को भी छोड़ रहे हैं। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहा, सारे रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें या सारे कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। सेकेंड कहा कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर लें हम, तो नए वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू ओरिजिनल वाले डिटरमिनेंट के वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम में हमें कोई ऑपरेशन इस तरह का करना पड़ता है तो समझ सकते हैं बात को, एक बार इंटरचेंज किया तो नेगेटिव हो गया इसका, अगर एक बार इसको इंटरचेंज किया फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, अगेन फिर नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड नेगेटिव मिलकर क्या होगा, फिर डेल के इक्वल ही हो जाएगा।
यानी ये जो इंटरचेंज करने का काम है, ये परफॉर्म अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो इसका नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे मतलब ये काम 2 बार करेंगे। किसी किसी को पकड़े इंटरचेंज कर लिए, फिर किसी किसी को पकड़े कॉलम या रो को, फिर इंटरचेंज कर लिए। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन करेंगे तो वही डेल रहेगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इसको ऑपरेट करेंगे तो जो गिवन डिटरमिनेंट है उसका जस्ट नेगेटिव आएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी का है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, यहां पर हम ऑपरेशन लिखना भूल गए, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज किया था ना, तो इस ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली यहां पर हम क्या लिखते हैं, del dash has been obtained by operating R1 changes to R2 and R2 changes to R1 on del, जैसे उसमें लिखे थे। सारा लैंग्वेज वैसे ही रहेगा, ऑपरेटिंग की जगह पर जो हमने 3 बार लिखा था उसकी जगह पर ये हो जाएगा, है ना। अगर हम C1 और C3 को इंटरचेंज करते तो यहां C1 यहां C3 लिखते, और ये बोथ साइडेड एरो यहां ऐसे देते, सही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर सेम है, इक्वल है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे डेल इक्वल्स कोई सा भी 2 रो या 2 कॉलम सेम ले लेते हैं। अभी सारा काम रो में ही कर रहे थे, चलिए कॉलम में कर लेते हैं। A1 A2 A3, यहां पर B1 B2 B3, चलिए यहां पर भी B1 B2 B3 कर लिए। आप देख सकते हैं इसका सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम है। मतलब हमारा लिखने का प्रयास क्या है, इन डेल C2 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल, जो भी कह लें, ये दोनों सेम है। तो कहता है इस केस में अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल है, सेम है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इसे हम सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी 2 सेम है, आप समझ सकते हैं ये और ये सेम है, तो हम इस तरह से एक्सपेंड करें, किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। बट हम कह रहे हैं कि इस तरह से एक्सपेंड करें कि जैसे हम अगर इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो A1 आएगा, ये खत्म होगा, B2 B3 माइनस B3 B2 0 हो जाएगा ना। फिर माइनस A2, ये और ये खत्म होगा, B1 B3 माइनस B3 B1, देख रहे हैं, B1 B3 इंटू B1 B3 यहां भी वही है ना, और फिर प्लस A3, ये खत्म होगा, B1 B2 माइनस B1 B2। तो करें बस सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे, एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहां मैं ये कह रहा हूं कि 2 प्रॉपर्टी जो कि हमने सीख रखा है, यहां से थोड़ा सा प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी सीखें कि ये 0 होगा। इस रिजल्ट को हमने जो प्रीवियसली 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है उसका कुछ दिमाग से यूज करें और इसे प्रूव करें हम। तो समझ सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके अगर इसे हम प्रूव करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो डेल इक्वल्स A1 B1 B2 A2, सॉरी यहां B1 था ना, इसको लिख रहे हैं B2 B2 A3 B3 B3, डेल ये हो गया। अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, इस पर हम प्रॉपर्टी ऑपरेट कर रहे हैं, कौन दोनों सेम है, C2 C3, तो C2 और C3 को इंटरचेंज कर लिए। अब आप समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी जस्ट जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमारा था, कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो पहले वाले का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ये इसके बराबर तो नहीं रहेगा, यहां माइनस देना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि ये ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं और इसका जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी ये कहता है। अच्छा, चेंज हम किसको कर रहे हैं, C2 C3 को, तो यहां पर तो A1 A2 यही रहेगा, A3, और इस जगह पर B1 B2 B3 यहां आ जाएगा, B1 B2 B3 वहां जाएगा। भले यहां वहां कह रहे हैं हम, बट रहेगा तो सेम, क्योंकि दोनों जगह पर सेम है। तो यहां पर B1 B2 B3 ये, और यहां पर फिर ये B1 B2 B3। माइनस क्यों लग गया, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा कहता है माइनस करना पड़ेगा, 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो। बट अब आप ये देखें कि नेगेटिव ये हो गया, बट नेगेटिव के बाद जो आया वो एग्जैक्टली डेल ही है, क्योंकि ये दोनों में कोई फर्क है नहीं, इंटरचेंज भी करेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इस तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हमने क्या दिखाया, डिटरमिनेंट में अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो ये प्रॉपर्टी यूज करके डेल विल बी इक्वल टू माइनस डेल, और 2 टाइम्स
डेल इक्वल्स 0 और डेल इक्वल्स क्या है 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग इस चीज को सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, सही है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई सा भी एक रो या एक कॉलम किसी को भी हम सिलेक्ट कर लें और उसके हर एक एलिमेंट में हम सेम कांस्टेंट से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। 4 लेट डेल इक्वल्स, मान लीजिए a1 b1 c1 जो मानते आ रहे हैं, a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर है? अब इसके बाद हम डेल डैश लिख रहे हैं। डेल डैश कैसे लिख रहे हैं ये ध्यान देंगे। हमने क्या कहा कि इस डेल का कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, लैम्डा, म्यू, टी, पी, सी, कुछ भी। तो मान लेते हैं इसके हम फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देंगे सब में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट से नहीं। तो मान लीजिए फर्स्ट रो के इसके हर एक एलिमेंट में हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये के a1, के b1 और के c1 हो जाएगा। यहां a2 b2 c2, यहां a3 b3 c3। सही है ना? हमने क्या समझा, ये जो के से मल्टीप्लिकेशन है थ्रू आउट फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में, ये मल्टीप्लिकेशन हम किसी दूसरे रोज के सारे एलिमेंट में या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में कर सकते थे। सही है ना? तो कहता है कि ये जो नया डिटरमिनेंट है डेल डैश, तो देन डेल डैश विल बी के टाइम्स डेल, यानी नया डिटरमिनेंट डेल डैश का वैल्यू क्या होगा, तो डेल के वैल्यू का के टाइम्स हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डेल डैश विल बी इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स दैट ऑफ डेल। अब इसे वेरीफाई करने के लिए मैं करूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूं मैं। जिस भी रो या कॉलम में आपने मल्टीप्लाई किया है उसी रो या कॉलम को चुनिए एक्सपेंड करने के लिए, तो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट वे में दिखाएंगे। समझ सकते हैं? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया, इसे आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। सिंपल सोचें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो a1 के साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा, फिर माइनस b1 के साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा, फिर प्लस c1 के साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा। और इसे भी अगर हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करें तो साइन इसका प्लस होगा, प्लस से स्टार्ट होगा, के a1 के साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा। और आप ये ध्यान दें कि जो सेकंड ऑर्डर का a1 के साथ आएगा, ये चार एलिमेंट वही जिसके साथ भी ये चार आएगा। सेकेंड रो और थर्ड रो में तो कोई फर्क है, दोनों सेम है। इसी तरह से जो b1 के साथ आएगा वही माइनस के b1 के साथ आएगा, और जो c1 के साथ आएगा वही सेम के c1 के साथ आएगा। सही है ना? आप समझ सकते हैं। इसमें थ्रू आउट के को हम कॉमन ले लेंगे, तो थ्रू आउट के कॉमन होगा तो यहां से के खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, है ना। और अब ये सेम बचा, मतलब एग्जैक्टली ये के मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया डेल, जो ये है वही नहीं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। सही है ना? इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे ढंग से कहते हैं कि थोड़ा सा दूसरे मतलब अप्रोच से, कि इफ इन ए डिटरमिनेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई सेम कांस्टेंट, then in this determinant the same constant can be taken as common। यानी इसके सारे एलिमेंट में k है ना, तो k को आप एक फैक्टर के रूप में बाहर कर सकते हैं। सोचिए इसको k डेल लिखे, इट मींस क्या, सब जगह k था, k बाहर आ गया, k डेल रह गया, है ना। कंक्लूड कीजिए, इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले वाले डिटरमिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा, यानी जिस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट से उतना गुना हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट 5 देखिए क्या कहता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट का कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम का हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 नंबर्स है, सम ऑफ 2 थिंग्स है, तो that determinant can be split in sum of 2 determinants, or that determinant can be expressed as sum of 2 determinants। अब ध्यान देना है कि वो जो sum of 2 determinants होगा तो that 2 determinants क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया ना,
लेट डेल इक्वल्स कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम क्या हो, दो चीजों का जोड़ हो। तो अक्सर हम लोग A1 B1 C1 लिखते थे, मान लीजिए इसी में हम K1 कर दिए, फिर यहां पर A2 प्लस K2 कर दिए, यहां पर A3 प्लस K3 कर दिए, A3 प्लस K3, बाकी यहां B1 C1 B2 C2 B3 C3 ये हो गया। फिर डेल वन एक के डिटरमिनेंट हम यहां कंसीडर करते हैं, आप समझ सकते हैं इसको कैसे कर रहे हैं हम, ये ध्यान देंगे। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये दोनों में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, B1 B2 B3 सिमिलरली C1 C2 C3। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो भी इसमें एडिशन का प्लेस है, जगह है, आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में दो चीज का एडिशन है, तो एक लॉट का कोई सा बात आप लिख लें, जैसे एक लॉट में A1 A2 A3 ले लिए, तो यहां पर A1 A2 A3 हो जाएगा, डेल वन हमने लिखा। और एक और क्या लिखते हैं, डेल टू लिखते हैं। डेल टू क्या लिखते हैं, तो डेल टू में फिर आप समझें कि ये और ये सेम रहेगा, सेकेंड B1 B2 B3 C1 C2 C3। फर्स्ट लॉट का एलिमेंट अगर यहां आपने लिखा है A1 A2 A3, तो यहां पर क्या हो जाएगा K1 K2 K3। आप समझ सकते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, आप ऐसा लकीर का फकीर भी नहीं बनना है कि A1 A2 A3 यानी फर्स्ट प्लेस पर जो है वही होगा। आप समझ सकते हैं इसको K2 प्लस A2 नहीं लिख सकते, K2 प्लस A2 भी हो सकता है ये, तो हम A1 K2 भी यहां लिख सकते हैं। अगर A1 K2 A3 लिखेंगे तो यहां पर K1 और K2 तो वहां लिखा चुका है, तो क्या रह जाएगा, A2 रह जाएगा। बात एक ही है, ये बिना कहे हमें समझना चाहिए, क्लियर है ना। कंक्लूड कीजिए इसे हमने कैसे लिखा है, डेल लिखा जिसमें कि कोई सा भी एक जो रो है या कॉलम है उसका हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू थिंग्स है, सम ऑफ टू नंबर्स है, सम ऑफ टू थिंग्स है, जो भी कर लें। तो इसके बाद हमने जो डेल वन डेल टू लिखा है, तो जो जोड़ वाला जगह है इस वाले जगह पर दोनों में हमने क्या किया, तो एक एक लॉट की बात को रख दिया, और रिमेनिंग जो प्लेसेज है इसका वो सेम एज दैट ऑफ क्या, गिवन मैट्रिक्स डेल। तो प्रॉपर्टी कहता है कि इस केस में ये जो डेल है दिस विल बी इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, यानी दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट दिस प्लस डिटरमिनेंट दिस। प्रॉपर्टी क्या है ये समझे ना। अब ये कैसे होगा, तो समझ सकते हैं बात को, इसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम्स दोनों का सेम है, बल्कि तीनों का सेम है ना, ये दोनों का तो है ही, इसका भी वही है, क्योंकि इसी को देखकर हमने लिखा है, जो इसका सेकेंड थर्ड है वही दोनों का है। तो आप इमेजिन करें कि डेल को अगर आप एक्सपेंड कर दें फर्स्ट कॉलम से, क्यों फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है सब में, तो इसको डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आप A1 प्लस K1 आएगा, और अंदर में क्या आएगा, तो ये चार बातें आएगी B2 C2 B3 C3। वैसे इसको अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो A1 के साथ वही चार आएगा ना, B2 C2 जो आया था यहाँ B3 C3, और इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2, क्लियर है ना। तो इसके साथ डेल के साथ बाहर में अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, इसके साथ सेकेंड ऑर्डर का आएगा, फिर माइनस A2 प्लस K2, यहां प्लस से स्टार्ट होगा फिर माइनस ना, इसके साथ सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, और फिर प्लस A3 प्लस K3, इसके साथ सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, क्लियर है। इसी तरह से हम अगर डेल वन को एक्सपेंड करेंगे तो समझ सकते हैं डेल वन में सारा कुछ जो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट तीनों है वो तीनों तो सेम रहेगा जैसे इसमें लिया था हमने, क्लियर है ना। तो डेल वन में यहां पर A1 होगा सेम ऑर्डर का, फिर माइनस B1 होगा, सॉरी B1 क्या था, A2 फर्स्ट कॉलम ना, A1 A2, फिर यहां पर सेम रहेगा सेकेंड ऑर्डर का, और फिर प्लस A3 यहां पर सेम रहेगा। और डेल टू को भी हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो सारा K1 के साथ सेकेंड ऑर्डर का, फिर माइनस K2 के साथ सेकेंड ऑर्डर का, फिर प्लस K3 के साथ सेम वही सेकेंड ऑर्डर का। अब अगर आप डेल वन प्लस डेल टू करेंगे तो ये सेम ऑर्डर का जो है ये कॉमन आएगा, बाहर में क्या बचेगा A1 प्लस K1 इसके बराबर, ये तो सेम है, ये टर्म क्लियर है ना। इसमें भी इसे कॉमन लेंगे, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या A2 प्लस K2 आएगा ये टर्म, और थर्ड इसको ऐड करेंगे तो ये सेम से डिटरमिनेंट जो है ये कॉमन आएगा, और A3 प्लस K3 आएगा, ये क्लियर है। अगर ये काम फर्स्ट कॉलम में नहीं होता, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में कुछ कुछ ऐड कर देते,
तो समझ सकते हैं इस केस में क्या करते, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते, इसे भी फर्स्ट रो से, इसे भी फर्स्ट रो से, और दोनों को सम अप करते तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सब में कॉमन आता है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर में हमारा देख रहे हैं तो दो चीज का सम, ये जैसे यहां कॉमन ले रहे हैं तो ये आ रहा है, इससे सब मैच कर रहा है, वैसे वहां भी आता है। ये क्लियर है? तो कहने वाला इसका वेरिफिकेशन भी क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सम के फॉर्म में है तो बाय एक्सपेंडिंग ऑल ऑफ द थ्री डिटरमिनेंट्स अलोंग फर्स्ट कॉलम वी कैन प्रूव दिस इजीली। अब इसे कोई फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दे, इसे थर्ड कॉलम से कर दे, इसे सेकेंड रो से एक्सपेंड कर दे, तो आने का तो उसका भी आएगा, बट आप समझते हैं कि एक एलिमेंट को जहां तहां से मल्टीप्लाई करके मिलाना पड़ेगा। तो इक्वल भी दिखाना है तो थोड़ा स्मार्ट वे में, है ना, कि कम से कम कैलकुलेशन हो और होलसेल रेट से पूरा जमा दिखा दें ये इसके इक्वल हो गया। अब ऐसा नहीं कि एक एक करके निकाल रहे हैं, ये टर्म देखिए वो बराबर हुआ ना, ये इसके बराबर हुआ ना, ये इसके बराबर हुआ ना, सही है, होने का तो वैसे भी होगा। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, जो कि प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा अभी जो हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या कहता है, डेल जैसे लिख रहे थे वही डेल है, लेट डेल इक्वल्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, सही है ना, एंड डेल डैश इक्वल्स, ये ध्यान देंगे डेल डैश को हम कैसे लिख रहे हैं, डेल डैश को जो हम इस बार ट्रांसफॉर्म करके लिख रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट्स को हम ले, किसी एक पर समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसके सारे एलिमेंट में समथिंग ऐड करने वाले हैं, ध्यान देंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करेंगे, b1 b2 b3 सब वैसे ही रहेगा, c1 c2 c3 वैसे ही रहेगा, इसमें हम समथिंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो ये कहता है कि जिस एलिमेंट्स में जिसको आपने सेलेक्ट किया है, रो कॉलम जो भी आपने सेलेक्ट किया है, फिलहाल हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया है, तो इसको छोड़ दें आप, बाकी जो बचता है कॉलम, फिलहाल थर्ड ऑर्डर का है तो रिमेनिंग कॉलम्स आर 2 कॉलम्स, ये दोनों में से किसी एक कॉलम को आप पकड़ें और इसके सारे एलिमेंट में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर हम इसमें थर्ड कॉलम पकड़ते हैं तो इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे, kc1 kc2 kc3, और इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई करके यहां k नहीं लिखना है, ये तो पहले समझ चुके हैं, ये हर जगह k लिखेंगे, इट मींस यहां k से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि k से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब इसके हर एक टर्म में k आ गया किसी एक कॉलम में, मतलब इसका वैल्यू k टाइम से इंक्रीज कर दिए, तो बैलेंस करने के बाहर में क्या करना पड़ेगा, 1/k करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दिमाग से और यहां पर उसको ऐड कर देंगे, kc1 यहां पर, kc2 यहां पर, kc3। आप समझ सकते हैं कि ये काम इसके साथ भी कर सकते थे, kb1 kb2 kb3, इसी को ऐड कर देते kb1 kb2 kb3, एक ही बात है। हम इसी का एलिमेंट पकड़ते और b1 में जोड़ देते ka1 ka2 ka3, सही है। हम किसी दो रो को ही पकड़ते, इसके फर्स्ट रो में थर्ड रो के सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करके ऐड करते, तो a1 प्लस क्या होता है ka3, b1 प्लस kb3, c1 प्लस kc3, इस तरह का काम कर रहे हैं। यानी यहां पर अगर बात करें तो डेल डैश को कैसे हम ऑब्टेन किए हैं, डेल डैश हैज बीन ऑब्टेन्ड, इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो बाई ऑपरेटिंग, देखेंगे क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट में k से गुना करके जोड़ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी इसमें कौन जुड़ेगा, तो kc1 ना कि kc2 जुड़ जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, ये इस तरह से। तो इस ऑपरेशन को हम लिखते हैं c1 चेंजेस टू c1 प्लस kc3, यानी थर्ड कॉलम में k से मल्टीप्लाई करके c1 में ऐड कर दिए और ये ऐड करके जो आया c1 उस रूप में चेंज कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, बाय ऑपरेटिंग दिस ऑन डेल, डेल पर ये ऑपरेशन ऑपरेट करके हमने डेल डैश को ऑब्टेन किया है। तो प्रॉपर्टी कहता है
कि देन जो ये हमारा बदला हुआ डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है डेल डैश, तो डेल डैश विल बी सेम एज डेल, यानी डेल डैश विल बी इक्वल टू डेल। समझे? अब इसका भी तरीका क्या होगा, इसको एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें और देखें सब मिला के। बट आप समझ सकते हैं कि ऐसे करेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी अभी जो पढ़े हम उसी की बात करें। अगर हम डेल डैश लेकर चलें, वी हैव डेल डैश इक्वल्स, आप समझ सकते हैं वी हैव डेल डैश इक्वल्स, तो डेल डैश क्या होगा, पहले डेल डैश को पूरा लिखते हैं, ये A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। समझ सकते हैं, इसे हमें क्या दिखाना, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल। जस्ट इसका प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि कोई भी डिटरमिनेंट का कोई सा कॉलम या कोई सा रो का हर एक एलिमेंट अगर सम ऑफ टू थिंग्स है, सम ऑफ टू नंबर्स है, तो इसे हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि सम वाले जगह पर एक में रहेगा फर्स्ट लॉट का एलिमेंट और दूसरे में रहेगा सेकेंड लॉट का एलिमेंट, और ये दोनों डिटरमिनेंट में रिमेनिंग जो प्लेसेस पर एलिमेंट होगा वो सेम होगा जैसा कि इसमें है। क्लियर है ना? तो इसे अगर हम इस तरह से लिखें तो इसे हम लिख सकते A1 A2 A3, फर्स्ट लॉट का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम वाले की जगह पर लिख दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये लॉट हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं, KC1 KC2 KC3, यहां पर KC1 KC2 KC3, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है? आप समझ सकते हैं हमें डेल के इक्वल दिखाना है, दिस इक्वल्स डेल, जस्ट ये डेल है, डेल यही था ना हमारा, तो इसे डेल कह लिए, प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट में आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में के फैक्टर है, जो प्रॉपर्टी थर्ड या फोर्थ साइड थर्ड ही था, जो भी था, नाम थोड़ी नंबर, मतलब प्रॉपर्टी है क्या ये समझिए। फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में के फैक्टर है, तो के को हम कॉमन ले लिए, के बाहर आ गया, यहां पर क्या बच जाएगा, C1 C2 C3 और ये B1 B2 B3 और अगेन C1 C2 C3। सही है? अब फिर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई सा दो रो या टू कॉलम्स आइडेंटिकल है, इक्वल है, सेम है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम है, तो इसे हम लिख सकते डेल प्लस के इंटू 0, मतलब डेल प्लस 0 मतलब डेल। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुआ। आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर हम एक साथ ये काम करते, ये तो क्लियर हो गया, समझ गया ना, अगर हम इसमें ये ऑपरेशन करते, C1 प्लस KC3 तो है ही, और एट द सेम टाइम BC2 भी कर देते, या के है ना यहां पर KC3 प्लस लैम्डा C2 कर देते हैं, यानी थर्ड कॉलम में तो हमने के से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड में भी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, उसको भी सम अप कर दिया। तो समझ सकते हैं कि इस बार यहां पर ये आया और एक और आता क्या, लैम्डा B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस लैम्डा B3। तो जिस तरह से ये 2 में ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक कितना में होता है, 3 में होता है। क्यों 3 में होता है? क्योंकि ये दोनों पहले एक मान लीजिए और प्लस लैम्डा जो B1 है उसको एक मानिए, तो पहले 2 में टूटता और फिर ये वाले को 2 में तोड़ते, तो फाइनली क्या हो गया, उधर 1 और 2 ये 3, और तो तीसरा क्या होता है, तीसरा इस जगह पर आता है KB1 KB2 KB3, सॉरी लैम्डा कहे थे, लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3। जैसे से K कॉमन है उससे क्या कॉमन आता, लैम्डा कॉमन आता, यहां B1 B2 B3 बचता, अगेन ये B1 B2 B3, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम सेम है, फिर ये क्या हो जाता 0,
तो ये k इंटू जीरो जैसे हुआ वो लैम्डा इंटू जीरो होता है, बाकी हमारा सेट क्या बच जाता है, डेल। क्लियर है? तो इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टीज है, इसको अभी हम दिमाग में रखें, प्रॉब्लम में इसका यूज करेंगे, थोड़ा सा इस पर भी हम अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस इसका करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहां पर कुछ बातों पर जरा ध्यान देंगे। अभी जस्ट वही हम समझा के इसको खत्म करेंगे आज, है ना, फिर अगले क्लास में प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है, उसे एक्सपेंड करना है हमें, 0 है, 1 है, 5 है, 3 है, 7 है, 0 है, 0 है, 1 है, 3 है। आप समझ सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू सेम आएगा। आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है, 2 जीरोस। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो दिमागी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका साइन प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? जीरो के साथ कुछ भी करेंगे वो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा सिर्फ -3, और -3 के बाद इसको ऐसे खत्म करेंगे तो 3 - 5, तो -3 और 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2, 6 डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसे अगर कोई सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करेगा तो इसे आप क्या कहेंगे, ये सबसे मतलब मूर्ख की बात होगी, बिल्कुल इलिटरेट जैसा बात होगा। अगर कोई इसे सेकेंड रो से फैलाता है तो कुछ हद तक वो फायदा उठा रहा है, 1 जीरो का फायदा उसको मिलेगा। क्लियर है ना? तो जितना ज्यादा जीरो रहेगा किसी रो या किसी कॉलम में, तो डिटरमिनेंट को हम उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें फायदा होगा एक्सपेंड करने में। क्लियर है? फिर मान ले कि इसके किसी भी प्लेस पर जीरो नहीं है, यहां भी कुछ दे दिए, 3, 2, 1 कुछ भी। तो अब आप ये समझें कि इस डिटरमिनेंट में अगर कहीं भी 1 है, कहीं भी एक जगह पर 1 है, जैसे फिलहाल यहीं पर 1 हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इस 1 के हेल्प से आप चाहें तो ऑपरेशन ऑपरेट करके इसको भी जीरो कर सकते हैं, इसको भी जीरो कर सकते हैं। इसको जीरो हम कैसे करेंगे, तो C2 में हम ऐड करेंगे C1 को बाई मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाई -1। इसमें आप -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो यहां 1 प्लस -1 आएगा ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे वो हमने कहा था k से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या करना है, ऐड करना है। k का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो जैसे ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मींस दिस प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू क्या, इस सेकेंड कॉलम में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, तो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी ऐड कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में ऐड कर रहे हैं किसको, तो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, या 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही बात हुआ। तो यहां पर जीरो हो जाएगा। बाकी रहा यहां क्या होगा, यहां जो होगा यहां करेंगे 7 - 3 4 आएगा। हमें तो किसी एक रो या एक कॉलम में ज्यादा जीरो से मतलब है ना। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी अगर ऑपरेट करते हैं, ये जस्ट समझा रहे प्रॉपर्टी कैसे सोचेंगे, वरना आप समझ सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बना लेंगे जल्दी में, अलग बात है वो, बट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कैसे सोचेंगे। तो C2 चेंजेस टू C2 - C1, ये क्या सोचिए हमने कहा, इसमें अगर C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां जीरो हो जाएगा। एंड आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो ये जीरो होगा। बाकी हमारा फिर अगर बात करें C3 का, तो C3 C1 तो फिर हमारा वैसे ही है, तो फिर C3 में अगले स्टेप में लगाए थे क्या, C3 चेंजेस टू C3 - 5 C1 करना पड़ेगा। अब यहां ये ध्यान देना है कि जो भी एक कॉलम को आपने चेंज कर लिया, पता नहीं ये बात थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मैं क्या कर रहा हूं, सामने तो आप है नहीं, बट आप ये समझें कि हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ा है, इस लेवल का प्रॉपर्टी एक स्टेप में एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, यहां डबल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक हमारा क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई किया तो इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ सेकेंड कॉलम, बाकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम सुरक्षित रहेगा हमारा सेकेंड स्टेज में।
और इससे आपस में कोई काम थर्ड स्टेज में करते, उसको हम डायरेक्ट यही कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ता है अगर C2 को हमने चेंज कर लिया और फिर C2 के हेल्प से हम C1 को चेंज करते या C2 को अगेन C3 के हेल्प से चेंज करते, तो फिर फर्क पड़ता। क्योंकि एक ही बार में आप इसको चेंज करेंगे, जब ये चेंज हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, अगला स्टेप में ये जाएगा तो ये इसके बराबर होगा। अब इसमें हम करेंगे ना, अब जो C2 में कुछ भी ऑपरेशन कीजिएगा, C2 अब इसका ये नहीं रहा, जो चेंज C2 हमारा वो रहेगा। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देंगे। तो यहां पर ये दोनों लगा दिए, आप समझ सकते हैं यहां पर क्या होगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो 1 3 3 ही रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 0 होगा। इसी को देखकर तो हमने किया था, 7 - 3 4 होगा, 1 - 3 क्या होगा -2 होगा। 5 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 5 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 15 - 13 हो जाएगा। 5 टाइम्स मींस 15, 3 में सब्ट्रैक्ट होगा -12 हो जाएगा। पता नहीं कैलकुलेशन सही होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट रो में 2 0 ले आए हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है? सिर्फ एक टर्म 1 आएगा, ये खत्म होगा और 20 × 30 और -20 × 30 जो भी होगा इसका वैल्यू निकाल लेना। सही है? अब आप समझ सकते हैं कि इस 1 के हेल्प से जिस तरह से इस दोनों को 0 लाए हम, अगर रो वाइज सोचते तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, इसमें सब्ट्रैक्ट करते, 0 हो जाता। अगेन 3 से ही मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते, ये भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी जगह जो भी होता यहां 1 आता, यहां 0 0, बाकी हम क्या करते हैं, इस बार इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। आप समझ सकते हैं हमें यहां भी 1 दिखाई पड़ रहा है। इस 1 के हेल्प से C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके C1 में सब्ट्रैक्ट करते, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके C3 में सब्ट्रैक्ट करते। इस 3 को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर यहां 5 होता तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते C2 में, इसमें सब्ट्रैक्ट करते और फिर 5 से मल्टीप्लाई करते इसमें, इसको सब्ट्रैक्ट करते। कारण कि एक काम ये करेंगे, ये चेंज हमारा होगा, ये दोनों सेम रहेगा अगले स्टेप में, तो फिर हम अगले स्टेप में इसको नहीं करके यही कर ले रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? कहने का मतलब डिटरमिनेंट में कहीं भी अगर हमें एक 1 दिखाई पड़ता है तो उस 1 के हेल्प से 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, उस रो और कॉलम में उस 1 के अलावा जितनी बातें हैं सबको हम 0 कर सकते हैं। अगर ये 4th ऑर्डर का होता, मान लीजिए यहां भी 7 होता, बाकी आप समझिए इसको कंप्लीट कर दिए 4 ऑर्डर का, तो सीधा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किए, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट होता, 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट होता, तो ओवरऑल आप समझ रहे हैं ये 3 0 हो जाता। फिर एक ही टर्म आता यहां पर और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है, और थर्ड ऑर्डर में फिर एक 1 को देखते कहां पर है, उसके हेल्प से जो भी रो में है, जो भी कॉलम में है, किसी एक को पकड़ते रो या कॉलम, उस सारे एलिमेंट को 0 कर देते। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट में किसी भी प्लेस पर एक 1 है तब। अब आप समझ सकते हैं डिटरमिनेंट में कहीं भी 1 नहीं है, कहीं भी 1 नहीं है, तो भी ये ऑपरेशन तो हम ऑपरेट कर ही सकते हैं, बट हमें सुविधा क्या होगी कि 1 रहने से फायदा क्या है ना, कि अब 5 है तो सीधा दिखाई पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 7 है, 6 है, -3 है, 5 है, 9 है, इसमें कहीं भी 1 नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट रो से अगर हम 5 कॉमन लें तो यहां पर 1 होगा, यहां 3/5 होगा, यहां 4/5 होगा। क्लियर है ना? लेकिन सोचिए 1 तो आ गया, लेकिन ये सब तो फ्रैक्शन में आ गया ना, 3/5 4/5। अब यहां बनाने के बाद आप इसका ट्वाइस करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सोचिए ये तो सी के 0 हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो यहां पर 1 हो चुका है 5 कॉमन लेने के बाद। क्लियर है ना? 5 कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 3/5 होगा, यहां पर 4/5 होगा। तो ये देखिए 1 लाए हम, इसमें ट्वाइस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, थ्राइस करेंगे ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। बट इसका ट्वाइस 6/5 7 में सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 6/5। देखते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रैक्शनल जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है और एक इंटीजर का सब्ट्रैक्शन एडिशन हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये 1 इस वैरायटी से नहीं लाए, ये मैं सलाह दे रहा हूं, जहां तक हो सके फ्रैक्शन से बचे हम। ये 3 था, ये 4 था, तो समझ सकते हैं 1 लाने का बहुत सारा रास्ता हमारे पास हो सकता है। सिंपली आप सोचे कि इसका 2 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 चेंजेस टू R1 - 2R2, तो आप समझ सकते हैं ये 4 5 में सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा ना। और चूंकि सारा इंटीजर है, इंटीजर में ही इंटीजर घटेगा या जुड़ेगा ना, तो इंटीजर ही आएगा ना, तो ये स्मार्ट वे होगा। अब जब यहां 1 आ जाएगा तो इसके हेल्प से या तो ये दोनों को 0 करेंगे, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 1 आने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस दोनों को 0 करेंगे, इसमें 1 आने के बाद यहां पर
ट्वाइस करेंगे फर्स्ट रो में, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थ्राइस करेंगे फर्स्ट रो में, इसमें ऐड करेंगे, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो या तो हम ये दोनों को जीरो कर लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, या यहां वन लाने के बाद यहां से जीरो कर लेंगे दोनों को, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे। आप समझ सकते हैं, कोई सिंपल सोचे ये 7 है 6 है, हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर वन आएगा ना, क्लियर है ना। बाकी जो भी आएगा 5 माइनस 9 माइनस 4 आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, छोड़िए उसको, यहां वन आएगा ना, हमें एक वन चाहिए। अब इस वन के हेल्प से थ्राइस करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो होगा, 5 टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो होगा, या इस वन से 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जीरो होगा, अगेन 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जीरो होगा, 2 जीरो यहां मिलेगा, तो इसे हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, यहां जीरो अगर आया था ऐसे एक्सपेंड करते, यहां 4 है यहां 3 है, C3 माइनस C2 को ऑपरेट कर देगा, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, तो फिर यहां वन आएगा ना, इसके हेल्प से ये दोनों जीरो कर सकते हैं या ये दोनों जीरो कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम जीरो लाने का प्रयास करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। अब आप समझ सकते हैं, कोई डिटरमिनेंट में हर जगह पर 5 5 5 है, बाकी यहां 7 9 6 माइनस 4 3 2 कुछ भी है। अब इसमें अगर कोई वन लाने के लिए सोचता है कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, वन आ जाएगा, या इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां वन आ जाएगा। तो थोड़ा सोचिए, किसी एक रो या कॉलम में सारा एलिमेंट इक्वल है तो प्रोपर्टी हमारा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये 5 बाहर आ गया और हम एक वन ढूंढ रहे थे, यहां पर हमें कितना वन आ गया, 3 वन आ गया सेम कॉलम में। अब इसमें प्रॉपर्टी भी लगाना आसान है, जब तीनों वन है तो सिंपली किसी एक को पकड़ेंगे, इसको इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर इसको इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधा जीरो आ जाएगा। किसी का ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करना, ये तो थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है, दुगना किए फिर तिगुना किए, यहां सपाट सीधा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। तो अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम आ जाए, ये तो सो गुड है, बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद।